ऑलराइट गाइस, सो इस लेक्चर में अपन पेस बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल और इन चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं बुकलेट को स्क्रॉल करने वाला हूँ। उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस मुझे ट्रिकी या डिफिकल्ट लगेगा तो मैं खुद से तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा, और अगर तुम्हें भी कुछ लग रहा है कि मिस हो गया तो मुझे बता दो, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। और साथ में एक बार पूरा थियोरी भी अपन रिवाइज करते जाएंगे स्टार्ट से। ठीक है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले अपन ने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने प्रेशर और बुएंसी फोर्स, ये दो मेन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। एंड देन फ्लूइड डायनामिक्स में अपन ने कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम, ये दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पढ़े थे। फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। आइडियल फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, डेंसिटी हमेशा सेम रहेगा, और फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा प्रेशर की वजह से। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी को भी अपन ने डिफाइन किया था, सेम ही होता है, राइट। स्टार्टिंग के आई होप ये एग्जांपल सब इजीली कर लिए थे, इजी थे ये सारे एग्जांपल्स। डेंसिटी फाइंड करना, इनमें से कुछ डाउट है तो मुझे बता देना, मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 2, हॉलो मेटल स्फीयर का आउटर इनर रेडियस दिया हुआ है और डेंसिटी पूछे, तो वॉल्यूम निकाल लो और मास पता है तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक्चुअल डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। पानी का डेंसिटी एसआई में कितना होता है? 1000 kgs पर मीटर क्यूब, राइट। फिर मिक्सचर का डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा था, ये भी आसान था। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम निकाल लो किसी भी तरीके से मिक्सचर का, राइट। इलस्ट्रेशन 3, ऐसा टाइप का सवाल भी अपन ने देखा था। और अगर मान लो वॉल्यूम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम्स और डेंसिटीज दिया हुआ है, तो टोटल मास अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ये तो अपन ने हीट एंड थर्मो में पढ़ लिया था। टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। न्यू डेंसिटी इज ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, अच्छा ये वाला जो पार्ट है इसको तुम अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि बल्स मॉड्यूलस ये जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अभी के लिए इसको स्किप कर दो। प्रेशर को हमने डिफाइन किया था, फोर्स अपॉन एरिया। उस बेसिस पे इलस्ट्रेशन 4 इजीली हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर के कुछ प्रॉपर्टीज, प्रेशर इज आइसोट्रोपिक, मतलब प्रेशर का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई भी अगर एक्सपोज्ड एरिया होगा तो उस एक्सपोज्ड एरिया पे फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर विल बी नॉर्मल टू दैट एक्सपोज्ड एरिया, राइट। ये अपन ने सीखा था। नॉन एक्सेलरेटिंग वेसल्स के लिए प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम एक्सर्ट्स प्रेशर एट राइट एंगल्स टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये भी देखा था अपन ने। और हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा? P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अगेन दिस इज फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग वेसल्स। वेसल अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो जी के बजाय क्या लिखेंगे अपन? जी के बदले जी इफेक्टिव, जी प्लस है या फिर जी माइनस है, राइट। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, इसमें भी डिफरेंस सबको पता है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल, और गेज मतलब माइनस एटमोस्फेरिक कर दो, जो भी टोटल प्रेशर है माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये तुम्हें गेज प्रेशर दे देगा। फिर हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर बढ़ता है फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे, तो बाकी सारे पॉइंट्स पे भी प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा, राइट। और इस पे जो सवाल आते हैं ना उसमें तुम्हें बस मोस्टली दो पॉइंट्स को चूज करना होता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और उन पे प्रेशर को इक्वेट करना होता है। मान लो किसी लिक्विड पे पिस्टन है और पिस्टन पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो पिस्टन के जस्ट नीचे उस फोर्स की वजह से प्रेशर कितने से बढ़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया, याद है ना ये सबको? यस सर। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, ये भी निकाल सकते हैं। और अगर मान लो फ्लूइड तुम्हें इंक्लाइन पे दिखाई दे रहा है तो इंक्लिनेशन से फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो यहाँ पे भी तुम दो पॉइंट्स ले रहे हो, एक यहाँ पे ऊपर और एक एल लेंथ अलोंग द इंक्लाइन, तो सेकेंड पॉइंट पे जो प्रेशर है वो फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे 1.73 साइन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अपन ने ये कॉन्सेप्ट भी देखा था। फिर ये वाला एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन 7, ये सॉल्व किया सबने? एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ ये भी।
बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। वेटेड पिस्टन कन्फाइंस अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है और राइट में पिस्टन का कंबाइंड वेट दिया हुआ है। द कंबाइंड वेट ऑफ पिस्टन इज 200 न्यूटन्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है पिस्टन का। फाइंड द टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी इफ द फ्लूइड इज मर्क्यूरी। तो पॉइंट बी पे प्रेशर निकालने के लिए इसके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं पॉइंट सी पे प्रेशर निकाल सकता हूँ। कहने से पॉइंट सी और पॉइंट बी का प्रेशर सेम होगा और पॉइंट सी का प्रेशर कितना होगा, पी एटीएम प्लस पिस्टन की वजह से डब्ल्यू अपॉन एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन की वजह से डब्ल्यू अपॉन एरिया, तो मुझे ये वाले पॉइंट का प्रेशर देगा पॉइंट ए, और सी का निकालने के लिए प्लस रो जी एच कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल हो सब लोग? ये तुम्हें पॉइंट सी का प्रेशर दे देगा एंड पॉइंट सी का प्रेशर ही सेम एज पॉइंट बी का प्रेशर, राइट? ऐसे टाइप के एग्जांपल्स पास्कल्स लॉ के ऊपर आ सकते। फिर आगे बढ़ते, कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो मुझे रोक देना यार, मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। ये भी उसी टाइप का एग्जांपल है। फोर्स एफ लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इसके जस्ट नीचे जो प्रेशर है वो पी ए टी एम प्लस एफ बाई ए हो जाएगा, और उस प्रेशर को तुम ये वाले प्रेशर से इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी ए टी एम प्लस 600 इंटू जी बाई ए। फिर मैनोमीटर का वर्किंग भी हमने पढ़ा था। मैनोमीटर में अपन किसी भी गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। जो गैस का प्रेशर होगा वही सेम पॉइंट ए पे प्रेशर होगा, एंड पॉइंट ए का प्रेशर ही सेम एज पॉइंट बी का प्रेशर, विच इज पी ए टी एम प्लस रो जी एच। तो इस तरीके से तुम गैस का भी प्रेशर निकाल सकते हो, राइट? इन एग्जांपल्स में कुछ डाउट है किसी को भी तो बता दो। सबने अटेम्प्ट तो किया है ना ये सब? यस सर। यस और सर। ठीक है, तो आई होप ये भी सबने आसानी से कर लिया होगा। सर वो 9। कौन सा, नाइन्थ वाला? ठीक है, देखते। देख यहाँ पे फिगर में दो आर्म्स दिख रहे हैं ना यूट्यूब कंटेनर के। लेफ्ट वाले आर्म में 40 सेंटीमीटर्स का लिक्विड है, पानी दिया हुआ है वो लिक्विड, 40 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इन लेफ्ट आर्म। और राइट वाले आर्म में 31 सेंटीमीटर्स का अननोन लिक्विड है ना। और हमसे पूछा है कि अननोन लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा। तो हमने सीखा था ना अपन पॉइंट ए पे नीचे वाले पॉइंट्स पे अपन प्रेशर्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स ले ले, 1 एंड 2, इन दोनों के प्रेशर सेम होने चाहिए। प्रेशर एट 1 इक्वल्स टू प्रेशर एट 2, मतलब पी ए टी एम प्लस पानी का डेंसिटी इंटू जी इंटू 40 इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी इंटू 31। तो पी ए टी एम कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, और लिक्विड का डेंसिटी अपॉन पानी का डेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40 अपॉन 31। और इसको अपन रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं लिक्विड का। यस। एक्चुअल डेंसिटी पूछा है तो फिर पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सीजीएस में निकालना है तो पानी का डेंसिटी क्या लेंगे, 1 ग्राम पर सीसी, और एसआई में निकालना है तो 1000 केजीज पर मीटर क्यूब। सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। इलस्ट्रेशन 10th, ये भी देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग दिया हुआ है बट फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर डिटरमाइन एच इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वेसल्स ए एंड बी। यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर डिफरेंस दे दिया हम लोग को, ये दोनों वेसल्स के बीच में है ना। और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा पानी है, ये भी पानी है, और बीच में कैरोसिन, बीच में अलग लिक्विड कैरोसिन। और देखो कैरोसिन का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 0.8। तो अपन कौन से पॉइंट्स पे प्रेशर्स इक्वेट कर सकते हैं, हमें ये वाला हाइट भी दिया हुआ है 20, और पूछा क्या है, ये एच निकालना है, हाइट डिफरेंस। तो देखो बेस्ट तरीका क्या होगा, ये पॉइंट्स का चॉइस तुम्हें करना आना चाहिए। ये देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया 1, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया 2। ये दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर्स इक्वल होंगे, बोल सकते हैं?
और ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये दोनों पॉइंट्स पे भी मैं प्रेशर इक्वल मान सकता हूँ, ए और बी। ए और बी पे प्रेशर इक्वल क्यों होगा? किस लॉजिक से? दे आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन द सेम लिक्विड, तो इन दोनों को पी नॉट मान लो। तो 1 का जो प्रेशर है वो कितना होगा? PA प्लस OGH। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये अपन को नीचे से जाना चाहिए था, क्योंकि ए और बी का रेफरेंस नहीं लेते। अपन को ये वाला हाइट नहीं पता ना, ऊपर जो केरोसिन का हाइट है ये। अपन को कौन सा प्रेशर दिया हुआ है, ऊपर वाले पॉइंट्स ए और बी का या नीचे वाले पॉइंट्स का? नीचे वाले पॉइंट्स का प्रेशर दिया हुआ है ना अपन को। तो मुझे बताओ, अगर ये प्रेशर पी ए है और ये वाला प्रेशर पी बी है, तो 2 का प्रेशर कितना होगा? ये हाइट को मैं H1 मान लेता हूँ। 2 का प्रेशर पी ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, और उसको मैं पी ए माइनस माइनस OGH। रो डब्ल्यू जी H1 लिख सकता हूँ। और वैसे ही 1 का प्रेशर पीबी के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। और कितना कम होगा? रो डब्ल्यू जी, टोटल हाइट कितना 20 जा रहा है प्लस अपन? H1। 20 प्लस H1, राइट। और P1 और P2 तो सेम है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, तो पी ए माइनस रो डब्ल्यू जी H1 इक्वल्स टू पी बी माइनस रो डब्ल्यू जी 20 प्लस H1। तो तुम देख पा रहे हो, ये रो डब्ल्यू जी H1 और रो डब्ल्यू जी H1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बट यहाँ पे H का टर्म नहीं आ रहा ना। नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हैं अपन, देखो इसमें। अपन को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा इससे। इससे कौन सा पैरामीटर मिल रहा है अपन को? प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन में स्मॉल एच कहीं भी नहीं आ रहा ना। एक बार देखते हैं वो लोग ने क्या किया सोल्यूशन में। आई थिंक ऊपर वाले हाइट को ही अपन को अज्यूम कर लेना चाहिए था। ये जो अननोन हाइट अपन पहले अवॉइड कर रहे थे ना, इसी को H1 मान लो, और ये वाले हाइट को अगर H2 मान लिया, तो अभी अपन इन दोनों के हाइट के रेफरेंस से सीधा पी ए और पी बी निकाल सकते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक कर रहे थे अपन पहले? देखो, कौन से पॉइंट्स का प्रेशर डेफिनेटली सेम होगा, 3 और 4 का या 1 और 2 का? 3 and 4। 3 एंड 4 दे आर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस एलिमेंट, तो 3 और 4 का डेफिनेटली सेम होगा। तो प्रेशर एट 3 एंड 4 का कुछ पैरामीटर अज्यूम कर लो, P3 और P4 कुछ P नॉट मान लेते, और अभी P3 के रेफरेंस से अपन PB निकाल सकते। PB कितना होगा बताओ? P3 प्लस रो कैरोसिन GH1 प्लस रो वाटर GH1 प्लस 20। ये सही लिखा है अपन ने। और वैसे ही PA कितना होगा? P4 प्लस रो कैरोसिन GH2 प्लस रो वाटर GH1। ये दो इक्वेशन आ गए। और PA और PB पता है मुझे, और P3 एंड P4 आर इक्वल। PA और PB में से कौन बड़ा होगा बताओ? सर पीबी में वो एच हाइट भी आएगा ना, छोटा वाला?
H1 plus H plus 20. किसमें, पीए में या पीबी में? PB. एक सेकेंड रुको, हाँ H1 लिखा है ना मैंने इधर। सर H. अच्छा रुको, ये मैंने शायद दोनों को सेम मान लिया ना, गलत लिख दिया ये मैंने। पीबी में मैंने क्या लिखा, P3 प्लस रो के H1 प्लस रो W G, यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? सर आपने उधर H1 हाइट लिया था ना, तो फिर H plus H1 plus 20 आना चाहिए था, क्योंकि वो पूरा हाइट। अपन को ये हाइट चाहिए ना अभी, ये वाला हाइट, यस सर। दिस एंटायर हाइट वी वांट। तो ये पूरा जो हाइट है इसको क्या क्या लेंगे, इसको H0 मान लेते हैं। देखो ये लोग ने भी वही अज्यूम किया, तो रो जी H0 लिख दो, सही है अभी? यस सर। और अभी इनमें से कौन सी टर्म्स इक्वल है, P3 एंड P4 आर इक्वल। तो दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा PB माइनस PA, तो P3 और P4 कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे PA माइनस PB करना चाहिए था। PA माइनस PB करने पर देखो यहाँ पे रो के G H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 ही हमारा H है ना जो चाहिए था। प्लस रो W G H1 माइनस H0। कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस इक्वेशन में ना अभी भी। ये देखो ये इक्वेशन, अच्छा अपन वेरिएबल्स ही गलत ले रहे थे ना यार, वो प्रॉब्लम हो रही है। अपन पहले वाले वेरिएबल्स ले रहे थे। यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, ये वाले हाइट को क्या लेना चाहिए था बताओ, अभी जो मैंने वेरिएबल्स अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग। H0 माइनस स्मॉल h, ये वाला जो हाइट है ये H0 माइनस स्मॉल h होगा, और उसमें से भी 20 हटा दो तो ये टर्म आ जाएगा। देखो सबको समझ में आया अभी कैसे अप्रोच करना है ये वाला सवाल? डायमेंशनिंग के अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है इधर, है ना? फिर इसको सॉल्व करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसके बाद फिर अपन ने बैरोमीटर पढ़ा था। इनमें से कोई सॉल्व एग्जांपल्स में डाउट है किसी को भी? buoyancy force is weight of liquid displaced, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड कितना होता था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड स्टेबल फ्लोटेशन के लिए क्या कंडीशन था, सेंटर ऑफ मास शुड बी बिलो सेंटर ऑफ बुएंसी। सर ये 15th वाला। 15th क्वेश्चन, ओके। यस। एक आइस क्यूब का साइड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इट्स फ्लोटिंग एट द इंटरफेस ऑफ केरोसिन एंड वाटर इन अ बीकर ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, level of kerosene is just covering the top surface of the ice cube, find the depth of submergence in the kerosene and that in the water। केरोसिन का डेंसिटी 0.8 दिया हुआ है और आइस का डेंसिटी 0.9 अज्यूम करना है। ये दिया नहीं मगर अपन अज्यूम कर लेंगे, राइट, 0.9। तो इक्वेशन क्या होगा, आइस का जो वेट है
0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आइस का डेंसिटी होगा, इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी। अच्छा, टोटल वॉल्यूम को मैं V1 प्लस V2 लिख देता हूँ। V1 मतलब कैरोसिन में जो वॉल्यूम है वो, और V2 मतलब पानी में जो वॉल्यूम है वो। टोटल बुएंसी कितना होगा? कैरोसिन का वेट डिस्प्लेस्ड 0.8 W, ये कैरोसिन का डेंसिटी, इनटू कैरोसिन का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज V1 टाइम्स G प्लस वाटर का डेंसिटी V2 टाइम्स G। ये इक्वेशन समझ में आया? ये टोटल बुएंसी दे रहा है, और RHS में आइस का वेट, ये दोनों बैलेंस होंगे ना। तो 0.9 क्या है? 0.9 आइस का डेंसिटी मान रहे हैं, आइस का रिलेटिव डेंसिटी। तो आइस का एक्चुअल डेंसिटी 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सो क्या पूछा है और इससे? फाइंड द डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस इन केरोसिन। टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 तो हमें पता है ना, किसके इक्वल होगा ये? 10 इंटू 1। डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस इन केरोसिन अगर मैं H मान लूँ तो ये 10 इंटू H होगा, और पानी में जो डेप्थ है वो 10 माइनस H हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें H की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया अभी? यस सर। और देख, अभी सेकंड पार्ट अच्छा है इसका, सेकंड पार्ट ट्रिकी है। उसमें क्या पूछ रहे? फाइंड द चेंज इन टोटल लेवल ऑफ द लिक्विड व्हेन द होल आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। तो देख यहाँ पे अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें कहाँ आएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर अपन सॉल्व करके निकाल लेंगे ना, 0.5 आ रहा है सॉल्व करने पर। तो सेकंड पार्ट के लिए ये मान के चलेंगे कि अपन ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, राइट? यहाँ पे जब आइस पानी में मेल्ट होगा, मुझे पता है यहाँ पे अवेलेबल वॉल्यूम कितना है। अवेलेबल वॉल्यूम मतलब जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा, इतने स्पेस में पहले आइस नहीं था ना, ये खाली स्पेस था। तो ये वॉल्यूम कितना था इनिशियली? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं अवेलेबल वॉल्यूम बोल सकता, राइट? और जब आइस मेल्ट होगा तो क्या क्रिएट करेगा? पानी। पानी का ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा या कम वॉल्यूम? कितना पानी क्रिएट करेगा वो बताओ? सर वॉल्यूम सेम रहेगा ना पानी का भी, जितना आइस का था। मास सेम रहता है ना, अपन ने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, याद करो। डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, और आइस के मेल्ट होने से जो पानी फॉर्म होगा उसका मास सेम रहेगा, राइट? यस। तो पानी का जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ वो तो खाली 900 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो मुझे बताओ, अवेलेबल स्पेस ज्यादा है या ज्यादा पानी फॉर्म हो रहा है? दोनों में से कौन सी सिचुएशन है? अवेलेबल वॉल्यूम ज्यादा है ना, पानी कम फॉर्म हो रहा है, तो लेवल बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? सब बड़ी। लेवल कम होना चाहिए ना। एक मतलब सिचुएशन एक तरीके से ऐसा है कि यहाँ पे जो खाली स्पेस था, आइस आइस की जगह पे जो खाली स्पेस था, एम्प्टी स्पेस, वो कितना था? वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। और इस यस। एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए जो पानी पैदा हुआ वो तो खाली 900 सेंटीमीटर क्यूब है ना? यस सर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब खाली जगह बच गया। यस सर। तो इससे कितना लेवल कम होगा ये अपन निकाल सकते। जो भी वॉल्यूम है उसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा, राइट? यस तो सर। उतना लेवल कम हो जाएगा। समझ में आया ये लॉजिक? देखो, सर हाँ नॉर्मल वॉल्यूम सर। सिचुएशन 1000 में टू भी क्या तुम देख था? सकते हो कि आइस जो मेल्ट हो रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम गलत ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा।
10 सेंटीमीटर तो कंटेनर का एरिया दिया हुआ था ना, आइस का वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, तो आइस जब मेल्ट होके पानी क्रिएट करेगा तो 0.9 का ही करेगा, राइट? यस सर। तो जो लेवल डिक्रीज करेगा वो जो भी वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है, वॉल्यूम में डिफरेंस कितना आ रहा था 0.1 का, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 0.1 mm से उसका हाइट डिक्रीज कर जाएगा। समझा ये लॉजिक सबको? यस सर। ऑलराइट, और बताओ नेक्स्ट। एसेलरेशन वाला थियरी याद है सबको? अगर कोई भी वेसल हॉरिजॉन्टली एसेलेरेट करता है तो लिक्विड का जो सरफेस है वो इंक्लाइंड हो जाएगा, और उसका इंक्लिनेशन अगर तुम थीटा मानते हो तो tan थीटा जो है वो a/g होगा, और अगर ऊपर की तरफ एसेलरेशन a है तो g इफेक्टिव g+a हो जाएगा, ये भी पढ़ा था अपन ने। इलस्ट्रेशन 16 ये सॉल्व हो गया था सबसे। 16 17 बताओ इनमें से कोई डाउट? लिक्विड के बाउंड्रीज पे फोर्स कितना लगता है ये भी सीखा था अपन ने, इंटीग्रेशन वाला मेथड भी सीखा था और सेंटर ऑफ मास वाला मेथड भी सीखा था। सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकाल लो और पूरे वर्टिकल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? इलस्ट्रेशन 18। सर 18th में डाउट। हाँ देखो 18th में सोल्यूशन में हम देख पा रहे कि वो लोग ने इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज किया, बट मैंने इससे एक बेटर मेथड सिखाया था, तुम लोग को याद है क्या था वो बेटर मेथड? इंटीग्रेशन या पानी का एफबीडी? कौन सा तरीका प्रीफर करेंगे अपन? सर पानी का एफबीडी। पानी का एफबीडी। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इंक्लाइन वॉल है, इंक्लाइन वॉल के लेफ्ट साइड में पानी भरा हुआ है, और ये वाला जो पानी है वो इंक्लाइन वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा यही फाइंड करना है अपन को। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें पानी का एक एलिमेंट चूज करना चाहिए, और एलिमेंट कैसे चूज करेंगे? देखो एलिमेंट का एक फेस तो अपन वर्टिकल ले लेंगे ना। मुझे बताओ तुम्हें कौन से वॉल पे फोर्स निकालना इजीली आता है, वर्टिकल या इंक्लाइन? वर्टिकल वॉल पे फोर्स निकालना आता है हमें इजीली, सेंटर ऑफ मास यस का सर। प्रेशर इनटू टोटल एरिया। तो देखो एक फेस तो मैंने ऐसे वर्टिकल मान लिया, और इस रीजन में जो भी पानी कन्फाइंड है उस पानी का मैं एफबीडी बना रहा हूँ। इस पानी पे, इस पानी ने वॉल के ऊपर राइट और नीचे फोर्स लगाया होगा, तो वॉल ने इस पानी के ऊपर सेम फोर्स ऊपर, एक फोर्स का कंपोनेंट F5 होगा और एक फोर्स का कंपोनेंट Fx होगा। वॉल ने पानी पे ये दो फोर्सेस लगाए होंगे, पानी का वेट नीचे लग रहा होगा, और लेफ्ट वाला जो लिक्विड है वो इस वाले लिक्विड पे भी कुछ फोर्स F लगा रहा होगा। ये F हमें कैलकुलेट करना आता है, प्रेशर एट यस सर। सेंटर ऑफ मास ρg/h/2 इनटू टोटल एरिया। ये वर्टिकल वॉल का जो एरिया है, एक डायमेंशन तो h है और दूसरा डायमेंशन देखो यहाँ पे पर यूनिट विथ पूछ रहे, पर यूनिट विथ मतलब अंदर जाने वाला डायमेंशन अपन 1 मान लेंगे, तो ये फोर्स F लग रहा होगा, और इस F को कौन बैलेंस कर रहा होगा? Fx। तो यहाँ से अपन को Fx की वैल्यू मिल गई ρg/h²/2। सिमिलरली Fy कितना होगा? Fy किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को, एंड वेट मीन्स ये रीजन में जो वॉल्यूम है पानी का, वॉल्यूम कितना होगा? एरिया हाफ इंटू बेस। बेस मतलब कितना? बेस को अगर मैं x मान लूँ और इसको थीटा, तो tan थीटा इज h/x, तो कहने से x इज h cot थीटा, हाफ इंटू बेस h cot थीटा इंटू हाइट इंटू h। ये उसका प्लेनार एरिया होगा, और एरिया को अंदर जाने वाले डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, विच इज 1, तो ये अपन को वॉल्यूम दे देगा, एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू जी, ये वेट होगा। तो यहाँ से Fy कितना मिला हमें? ρg/h²/2 cot थीटा। तो नेट फोर्स क्या होगा बताओ यहाँ पे? Fx और Fy से नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ Fx² + Fy², सिंपल। और इन दोनों टर्म्स में देखो ρg/h²/2 आ रहा है, तो वो कॉमन ले लो, और अंडर रूट के अंदर 1 + cot² बच जाएगा। व्हाट इज 1 + cot²? cos x का 2।
और उसका अंडर रूट, तो कोसेक थीटा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा फोर्स का। समझ में आया सबको? इन चैप्टर में बताओ क्या डाउट है? सर थर्ड वाला। Ice cube contains a glass ball. The cube is floating on the surface of water containing on a rough horizontal water. एक आइस क्यूब के अंदर एक छोटा सा ग्लास बॉल है और क्यूब जो है वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो अपन ने किया था ना ऐसा सवाल, आइस के अंदर अगर आयरन नेल फ्रीज करके मैं मेल्ट करवा दूं, तो वही बात हो गई ना इधर, आयरन नेल के तो बदले आइस ग्लास के का अंदर। डेंसिटी नहीं दिया है ना। ग्लास का डेंसिटी दिया नहीं है, मगर क्या मानोगे तुम, अगर दिया नहीं है तो ग्लास का डेंसिटी पानी से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मान ली दिया नहीं और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू अज्यूम करे उसको, तो तू क्या अज्यूम करेगा? ग्लास का डेंसिटी पानी से ज्यादा ही होगा ना यार, ग्लास हैवी मटेरियल होता है। यस सर। तो देख ले, आंसर से भी वेरीफाई हो जाएगा। 3 का बी, तो फॉल होना चाहिए ना। आयरन नेल वाला एग्जाम्पल क्या था, वैसा ही है ना ये भी। यस और कोई डाउट इसमें से? सर। फिफ्थ। आइस क्यूब कंटेन्स अ लार्ज एयर बबल. द क्यूब इज फ्लोटिंग ऑन द surface of the water contained on a trough. What will happen to the water level when the cube melts? मुझे बताओ, एयर बबल से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एयर बबल का मास क्या होता है? क्यूब के अंदर अगर एक एयर बबल है तो उसका मास कितना होगा? 0। तो क्या एयर बबल पानी का कुछ भी एक्स्ट्रा वेट डिस्प्लेस कर रहा होगा फ्लोट करते समय? क्यूब के अंदर अगर आयरन नेल या फिर कुछ हैवी मटेरियल को फ्रीज किया होता, तो उसका वेट तो बैलेंस करने के लिए पानी का एक्स्ट्रा वेट डिस्प्लेस हुआ होता ना। बट मुझे बता, क्या एयर बबल को बैलेंस करने के लिए पानी का कोई भी एक्स्ट्रा वेट डिस्प्लेस हुआ होगा? नहीं नो ना। सर। तो सेम रहना चाहिए ना लेवल। यस सर। और बताओ। बाकी सब क्वेश्चंस आसान लगे सबको? फ्लूइड डायनामिक्स, स्टेडी स्टेट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये सब अपन ने डिस्कस किया था, डिफाइन किया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स का सम कांस्टेंट रहेगा। बर्नौलीज के एप्लीकेशंस, वेंचुरी मीटर, किसी भी फ्लोइंग लिक्विड का फ्लो रेट निकालने के लिए काम आएगा ये। टॉरिसिलीज थ्योरम मतलब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स अंडर रूट 2gh, ये डिराइव किया था अपन ने। टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल, इसका भी मैंने बोला था फाइनल रिजल्ट याद रखो, a1/a2। अच्छा, a1/a2 में से होल का एरिया कौन सा होगा? टाइम का ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने कहा था कि एक चीज का ध्यान रखना, होल का एरिया ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अगर होल का एरिया ऊपर आता तो टाइम टेकन तो बहुत ही कम हो जाता ना, बहुत ही जल्दी खाली हो जाता। बट ऐसा तो होगा नहीं, वेसल के नीचे छोटा होल तुम कर रहे हो, तो उसको खाली होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए इस लॉजिक से याद रखना कि होल का जो एरिया है वो हमेशा नीचे आएगा टाइम के एक्सप्रेशन। 1/√2g का टर्म, या फिर इसको √2/g मान सकते हैं, क्योंकि ये रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो √2/g, रूट ऑफ इनिशियल हाइट माइनस रूट ऑफ फाइनल हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये काम का रिजल्ट है। फिर इस पे बेस्ड ये कुछ एग्जांपल्स, इनमें से बताओ किस में डाउट है। ये वेलोसिटी वाला पार्ट भी हमने किया था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाता है ना मासलेस वेसल के लिए, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई करके हम फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, ये भी देखा था अपन ने। यहाँ पे मुझे बताओ, ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा या नीचे? सर नीचे। नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे का स्पीड कम होगा, इसीलिए ये ऊपर लिफ्ट कर देता है उसको ऊपर की तरफ।
फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर इन चैप्टर एक्सरसाइज, इसमें से बताओ क्या डाउट है। सर सेकंड। सेकंड, container is filled with water accelerating with acceleration of 10 meters per second square along positive x-axis. The velocity of efflux at point P at the bottom and leftmost corner. देखो यहाँ पे पानी का जो सरफेस है उसके साथ क्या होने वाला है, वो हॉरिजॉन्टल रहेगा कि इंक्लाइन हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग वेसल इंक्लाइन, और क्या एंगल होगा, हमने पढ़ा था tan थीटा इज a by g, और यहाँ पे a by g 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज हो जाएगा। वेसल को थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड कर देते, ये 45 डिग्रीज इंक्लाइन हो रहा है। तो इसको अगर मैं h मान, ये कितना है, ये दोनों को अगर मैं h मान लूं, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला लेंथ 1 मीटर है ना, और ये एंगल 45 डिग्रीज, और ये हाइट टोटल 2h, तो कहने से 2h इज 1 मीटर, h इज 0.5 है ना। तो पॉइंट P के ऊपर जो लिक्विड है उसका ओवरऑल हाइट कितना हो जाएगा, 1 प्लस h मतलब 1.5 मीटर्स। तो यहाँ पे होल करने पर जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू हाइट ऑफ लिक्विड अबाउ द होल। तो यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड अबाउ द होल अपन 1.5 ले लेंगे, तो आंसर √30 आ जाएगा। √30 मतलब 5 और 6 के बीच में, तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है ना, समझ में आया। सर वो हाइट पे क्या है? ये ट्राइंगल देख, ये वाले ट्राइंगल में tan 45 जो है वो 2h अपॉन 1 होगा ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर वो ये 2h पूरा कैसे होगा वो? ये h और ये भी h, तो ये टोटल हाइट 2h हो जाएगा ना। यस सर। समझा अभी। और कोई डाउट इसमें से। सर क्वेश्चन नंबर 8। 8, देखो साइफन का अपन ने डिस्कस किया था ना, वर्किंग कैसा होता है। साइफन की वर्किंग के लिए मुझे बताओ, किसी साइफन को, इन्वर्टेड ट्यूब को अगर मैं ऐसे ही पानी में डाल दूं, ऐसे ही डाल दूं पानी में, ठीक है, और यहाँ से क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। बाहर निकालने के लिए क्या एक्टिविटी करना होगा हमें, हमें एटलीस्ट फ्लो को स्टार्ट करवाना होगा ना। मान लीजिए ये साइफन है, ऐसे ही इसको एक एंड को लिक्विड में डालने पर पानी अपने आप से फ्लो नहीं होगा, उसके लिए पहले यहाँ से अपन को सक्शन करना पड़ेगा, ये वाले एंड से अपन को सक करना पड़ेगा, जैसे स्ट्रॉ से अपन कोई पानी पीते है ना, तो उस तरीके से अपन को यहाँ से यहाँ पे सक्शन क्रिएट करना होगा। सक्शन क्रिएट करने पर ये लिक्विड ऊपर राइज करेगा, है ना, और राइज करके जब वो एक बार फ्लो करना चालू कर देगा, उसके बाद फिर तुम सक करना छोड़ सकते हो, सक्शन छोड़ दो, तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा। समझ में आ रहा है इसका वर्किंग। स्टार्टिंग में खुद से वो फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ये वाला ट्यूब देखो, ये वाला ट्यूब साइफन जैसा है, बट क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पानी फ्लो करेगा अभी, पानी फ्लो कब करेगा, जब ये पूरा ऊपर तक भर जाए। दिस इज इनफ्लो लिक्विड, तो इनफ्लो लिक्विड जब पानी यहाँ तक इसको भरवा देगा तो फ्लो चालू हो जाएगा, और एक बार जब फ्लो चालू होगा उसके बाद वो चलते जाएगा, है ना। सर वो उस लेवल पे क्यों चालू होगा? साइफन का वैसे ही वर्किंग होता है ना, एक बार पानी का फ्लो तो होना चाहिए, पानी अपने आप से थोड़ी ऊपर राइज करेगा नो सर, ग्रेविटी के वो अगेंस्ट। उस साइड पे, उस साइड के बाद क्यों चालू होगा?
उस हाइट के बाद फ्लो, तो यार डायग्राम से लॉजिकली देखो, दिख नहीं रहा? अगर पानी यहाँ तक आ गया, पानी यहाँ तक अगर पूरा भर गया, वेसल के अंदर पानी यहाँ तक पूरा भर गया, तो यहाँ से नीचे गिर के फ्लो चालू नहीं होगा। यस सर। तो एक बार सवाल पढ़ लेते। द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द इनलेट पाइप इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप बी। तो देख यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर तक भर जाएगा, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? उसके बाद ये वाला जो फ्लो होगा V2, वो इस V1 से छोटा होगा। तो तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसके वजह से लेवल वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक बार लेवल डिक्रीज हुआ तो ये V2 वापस जीरो हो जाएगा, और ये V1 से वो वापस भर के V2 क्रिएट कर देगा। तो तुम देख पा रहे हो, ये ऑसिलेशन चलते रहेगा। पानी पहले ऊपर तक भरेगा, V2 क्रिएट होगा, क्योंकि V2 ज्यादा है, वो पानी के लेवल को वापस कम कर देगा। और जैसे ही पानी का लेवल कम हुआ, ये V2 से सीधा जीरो हो जाएगा, और V1 की वजह से वापस पानी भर जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप रिपीटिंग। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन सी। ओके, और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में? सर हाँ बताओ। सर वो लेवल कम हो गया तो वो पानी आना बंद क्यों होगा? फिर तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा ना, पानी, मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। लेवल कम हो गया तो ये फ्लो बंद हो जाएगा ना। कम मतलब इससे भी कम। कम मतलब पानी का लेवल अगर इसके नीचे तक पहुंच गया, ये इसकी बात कर रहा हूँ। पानी का लेवल अगर इसके भी नीचे पहुंच गया इस तरीके से, तो मुझे बता, क्या पानी फ्लो कर पाएगा अभी यहाँ से? नो सर। तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। और ये जीरो हुआ, बट ये तो नॉन जीरो है, तो ये तो इसको भरते रहेगा। मगर क्या इतने भरने से वो वापस फ्लो चालू करवा पाएगा? नहीं। वापस फ्लो चालू करवाने के लिए इसको वापस यहाँ तक भरना पड़ेगा ना, ताकि वापस एक बार फ्लो चालू हो जाए। यस सर। समझा अभी? सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा क्या अभी भी? समझा सर। ठीक है। सर वो 10th में किसको नीचे देना है? A wide vessel with a small hole in the bottom is filled with water and kerosene. The thickness of water layer is H1 and that of kerosene is H2. देखना यार, यहाँ पे सवाल में ही तेरे क्वेश्चन का आंसर है। होल को बॉटम पे किया है ना, और होल में से पानी निकल रहा है, तो कौन होना चाहिए नीचे? नीचे पानी होना चाहिए ना, केरोसिन ऊपर रहेगा। ठीक है, और इनमें से कोई डाउट? ये सारे फॉर्मूलाज का समरी है, और यहाँ से सॉल्व एग्जांपल्स शुरू हो रहे हैं। इनमें से मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर, किसी में भी डाउट है तो। सर थर्ड। Concrete sphere of radius r has a cavity of radius small r, which is packed with sawdust. The relative density of concrete and sawdust are 2.4 and 0.3. For this sphere to float with its entire volume submerged underwater, the ratio of mass of concrete to the mass of sawdust will be. तो देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है, और उसके अंदर जो कैविटी है, एक कैविटी मान लो इसके अंदर, कहीं पे भी हो सकता है कैविटी, फर्क नहीं पड़ता। इस कैविटी का रेडियस स्मॉल आर, और कैविटी को पूरे को हमने किससे भर दिया? सॉडस्ट से। इस रीजन में सॉडस्ट है, और जो बाकी का रीजन है वो
कौन से मटेरियल का होगा? ये पूरा कंक्रीट मटेरियल का होगा, राइट? सॉडस्ट एंड कंक्रीट। कंक्रीट का डेंसिटी दिया हुआ है 2.4 और सॉडस्ट का डेंसिटी दिया हुआ है 0.3। कंक्रीट को नंबर 1 असाइन कर देते, सॉडस्ट को नंबर 2। तो कंक्रीट का जो वेट होगा वो कितना होगा? इसका डेंसिटी 2.4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो रिलेटिव डेंसिटी है ना, तो एक्चुअल डेंसिटी इज 2.4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस अंदर वाले कैविटी का वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कैविटी का वॉल्यूम, ये कंक्रीट का वॉल्यूम होगा, इनटू जी। इसको W1 बोल सकता हूँ। और वैसे ही W2 क्या होगा? 0.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू कैविटी का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इनका जो टोटल वेट है W1 प्लस W2, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? बुएंसी फोर्स। buoyancy. और बुएंसी फोर्स के कैलकुलेशन के लिए हमसे कहा गया है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज हो चुका है। तो वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैपिटल आर और आर क्यूब और स्मॉल आर क्यूब में रिलेशन मिल जाएगा ना। तो ये रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट। मास ऑफ कंक्रीट मतलब डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सॉरी, ये इक्वल नहीं होगा, ये दोनों में रिलेशन आ जाएगा, ये मैं एम्प्लाई कर रहा था। ये मास ऑफ कंक्रीट होगा और वैसे ही मास ऑफ सॉडस्ट, ये कितना होगा? डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इनका रेशियो तुम निकाल लोगे वंस यू गेट रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इनके रेशियो में 4/3 कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटीज तो पता ही है। और यहाँ से कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब में अगर रिलेशन भी तुम्हें मिल गया, वो रिलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आर आर के टर्म्स भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे तो मास का रेशियो निकाल लोगे। समझ में आया? और बताओ। सर 5th। ये तो पीटॉट ट्यूब्स पे ही बेस्ड है ना, ये वर्किंग कैसे करेंगे ये पढ़ा था अपन ने। दिखने में थोड़ा अलग दिख रहा है मगर वर्किंग सेम होगा इसका भी। देखो ये .1 और .2 यहाँ पे चूज किया अपन ने। ये .1 और ये .2। हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो .2 पे तो स्पीड 0 होगा ना। .1 का स्पीड v1 मान लो और 2 का स्पीड 0। तो .2 का प्रेशर ज्यादा होगा। .2 का प्रेशर P2 मान लो, .1 का प्रेशर P1। P2 इज मोर देन P1 और P2 ज्यादा है, इसीलिए तुम देख पा रहे हो ये लिक्विड भी नीचे चला गया थोड़ा सा कंपेयर टू लेफ्ट फॉर द लिक्विड। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मार्क करूं, .3 और 4, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। सर इसमें 2 पे 0 क्यों होगा पहले से? स्पीड 0 होगा ना 2 पे, यहाँ पे डेड एंड आ गया, यहाँ पे लिक्विड थोड़ी और आगे जा पाएगा। ऐसे। तो बर्नौलीज अप्लाई कर दो, ये इक्वेशन अप्लाई करके आ जाएगा आंसर। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था पिटॉट्स ट्यूब के थ्योरी में। अच्छा मुझे बताओ P1 P2 में रिलेशन कैसे निकालेंगे? P3 कितना होगा? P3 इज P1 प्लस रो जी एच
एंड P4 इज P2। यहाँ पे जो एयर होगा उसका डेंसिटी अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। एक सेकेंड, शायद मर्क्यूरी का डेंसिटी भी देना चाहिए था हमको। हाँ देख, यहाँ पे दिया है ना ये डेंसिटी सिग्मा, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन द मैनोमीटर इज सिग्मा। तो दोनों लिक्विड्स का हमें डेंसिटी लेना होगा। P3 किसके इक्वल होगा? P3 इज P1 प्लस ये लिक्विड का डेंसिटी, ये लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो रो टाइम्स GH1, ये हाइट को H1 मान लेते, प्लस ट्यूब में जो लिक्विड है उसका डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा टाइम्स GH ये होगा। एंड सिमिलरली P4 इज P2 प्लस, यहाँ पे तो पूरा रो रहेगा ना, रो GH1 प्लस H। समझ में आया ये? एंड P3 एंड P4 आर सेम, तो P1 प्लस रो GH1 प्लस सिग्मा GH इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH1 प्लस H। इस इक्वेशन से हमें P2 माइनस P1 मिल जाएगा। यहाँ पे देख रो GH1 वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे, H तो हमें पता ही है, तो P2 माइनस P1 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रो सिग्मा एंड H। इसको बर्नौलीज इक्वेशन में डाल देना, V2 को जीरो कर देना और P2 माइनस P1 को बर्नौलीज इक्वेशन में डाल देना, तो सॉल्व करने पर V1 भी मिल जाएगा। समझ में आया अभी? यस सर। और बताओ। सर 8 सम। ऐसा टाइप का सवाल भी किया था अपन ने, कुछ अलग है क्या इसमें? Velocity acquired by the tank when the water becomes empty। नो सर सॉरी, 8 नहीं 6। Small hole is created at a height of phi1. It is filled with a liquid of density rho to a height of phi2. If the pressure at the top of the liquid is P1, find the velocity with which it leaves the tank. Assume that the cross-sectional area of the tank is larger as compared to that of the hole. देख यहाँ पे टॉप पे जो प्रेशर है वो दिया हुआ है, PT अप्लाई कर रहे हैं ना प्रेशर, तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बनेगा इधर? इन दोनों पॉइंट्स पे अपन ऐसे ही लगाते थे ना, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज, यस सर। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, प्रेशर एट 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर एट 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये वाला टर्म नेग्लिजिबल होगा। एंड प्रेशर एट 1 क्या होगा? जो भी टॉप पे प्रेशर क्रिएट किया है PT प्लस लिक्विड का हाइट रो G। लिक्विड का हाइट कितना दिया हुआ है? इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड टू हाइट ऑफ y2। तो ऊपर जो हाइट होगा वो y2 माइनस y1 होगा। उन्होंने सवाल में दिया है कि होल का हाइट y1 है और जो लिक्विड फिल किया है उसका हाइट y2 है, तो होल के ऊपर जो लिक्विड होगा उसका हाइट y2 माइनस y1 होगा ना, यस सर। इक्वल्स टू होल के जस्ट बाहर जो पॉइंट लिया था पॉइंट 2, वहां पे तो प्रेशर P होगा प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो V2 मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यस सर। उन्होंने शायद 1 और 2 इंटरचेंज कर दिया, इसलिए उनका ये V1 आ रहा है, बट फर्क नहीं पड़ता है ना।
इसके नीचे तो खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अपन को फाइंड तो यही करना था V2, राइट? और बताओ। इनमें से और कोई डाउट है किसी को भी? एक्सरसाइज 1 भी कल तक खत्म कर दो। सॉल्व एग्जांपल्स तक हो गया ना सबका पूरा? ओके ठीक है। एक्सरसाइज 1 आज अपन नहीं कर रहे डिस्कस, हम लोग और टाइम ले लो, कल के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, तो एंश्योर करो कि कल तक तुम ये पूरा कंप्लीट कर लो। इसके टोटल 61 क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके चलो फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं आगे का डिस्कशन। ठीक है चलो बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो मॉर्निंग।